हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज से मैं अपनी जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जिसे हम आगरा यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। तो आज से मैं बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर 1 में जो भी हमारे साथी ने एडमिशन लेते हैं, तो उनका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार है, तो आज हम उसी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और ये सिलेबस मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हूबहू पढ़ाऊँगा, और मैंने सिलेबस का पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जो पीडीएफ मैं आपको मेरे चैनल राधे एकेडमी के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उस पर अपलोड कर दिया है मैंने। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, उससे जुड़ जाइए, ठीक है? तो दोस्तों, ये सिलेबस पर चलने से पहले, पाठ्यक्रम पर बात करने से पहले, मैं आपको एक बात बता दूं अपने बारे में। तो दोस्तों, मैं भी आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं। तो आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने बीए की है, जो सुखहाबाद में एक कॉलेज है, एके कॉलेज, जो आगरा यूनिवर्सिटी से ही संबंधित है। उसी का मैं छात्र रहा हूँ। तो अभी मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए कंप्लीट किया है मैंने। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना यूजी में जो बच्चे हैं, तो ऐसा मुझे लगा कि उन बच्चों की कुछ मदद हो जाएगी, तो मैं ये वीडियो आज से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो आइए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, बीए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 1 में, जिसमें हमारा कोर्स कोड दिया हुआ है A010101T। ठीक है? कोर्स टाइटल है हिंदी काव्य। यानी जो आपका सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना होगा, वो आपको हिंदी की शुरुआत आदिकाल से मानी जाती है। तो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक जो भी हमारा हिंदी काव्य है, उस पर हमें चर्चा करनी होगी। ठीक है दोस्तों? तो आइए हम सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखते हैं। तो अगर दोस्तों हम पाठ्यक्रम को देखें, तो देखिए कि जो हमारा पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष का है, तो जैसा कि हमारा सेमेस्टर 1 होगा, तो सेमेस्टर 1 में इस पेपर का जो हमारा पेपर है हिंदी काव्य के नाम से है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों ने जब एडमिशन लिया होगा, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे हिंदी साहित्य से नहीं जुड़े होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपने 12th में साइंस ली होगी, कॉमर्स ली होगी। उन बच्चों ने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स चुने होंगे, जिसमें हिंदी साहित्य भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप कैसे पढ़ें, कैसे आपको तैयारी हो, कैसे आपकी रुचि साहित्य के प्रति हो, तो उसी पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके कोर्स का टाइटल है, वो है हिंदी काव्य के नाम से। ठीक है दोस्तों? अब हिंदी काव्य में आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो वो हम सिलेबस देखेंगे। तो मैं दोस्तों एक बात बता दूँ कि ये सिलेबस, अगर आप यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस भी है मेरे पास। तो उस सिलेबस को मैंने पीडीएफ में सही से लिखा हुआ है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जब सबसे पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी जो पहला सेमेस्टर है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आपको हिंदी काव्य पढ़ना है। ठीक है दोस्तों? तो उस हिंदी काव्य में क्या-क्या है, तो आइए हम उसी को देखेंगे। अगर आप हिंदी काव्य की बात करोगे, तो हिंदी काव्य में यहाँ पे देखिए, आपकी टोटल 8 यूनिट इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है? सिलेबस में हमारी 8 यूनिट होंगी, और 8 यूनिट में क्या-क्या होगा, तो देखिएगा। जो हमारी पहली यूनिट है, पहली यूनिट में हमें पढ़ना होगा भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। ठीक है दोस्तों? जब आप हिंदी साहित्य से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पता होना चाहिए, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा रहा है। जिसमें आपको पहली यूनिट में आदिकालीन और मध्यकालीन, मध्यकालीन में हमारा भक्ति काल और रीति काल दोनों आ जाते हैं। तो पहली यूनिट में हमें इनका विकास कैसे-कैसे होता है, कौन-कौन सी धाराएँ चलती हैं, कौन-कौन से विचार चलते हैं, वो सब देखने होंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, यूनिट 1 में आगे उन्होंने दिया हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, यानी भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो कैसे चलती है, और उनसे हिंदी साहित्य कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है? हिंदी साहित्य में जब हम काल विभाजन की बात करते हैं, जैसे आदिकाल का काल क्या रहा है, भक्ति काल का काल क्या रहा है, रीत काल का काल क्या रहा है, तो उसके विभाजन की बात करेंगे, जिसको विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग अपने मतानुसार माना हुआ है। ठीक है? फिर हमारा नामकरण, ये हमने जब काल विभाजन किया, तो उस काल का हम नाम क्या रखें कि उस काल को संदर्भित करे। ठीक है?
और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, उस काल में कौन कौन सी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ चलती हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आदिकाल में जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, फिर अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें या भक्ति काल की बात करें, तो भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, रीत काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण प्रवृत्तियां एवं परिपेक्ष, रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, प्रमुख कवि और उनका काव्य। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट 1 है वो हमें साहित्य इतिहास से संबंधित है, तो ये हमारी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जब हमारी यूनिट 2 आती है उसमें क्या है, तो यूनिट 2 में हम देखेंगे आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, यानी जब आधुनिक काल स्टार्ट होता है तो आधुनिक काल में जो काव्य है वो किस प्रकार से चलता है, तो उसे देखेंगे, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी जब आधुनिक काल लगता है तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल कैसे स्टार्ट होता है, उसके पीछे क्या संदर्भ रहते हैं, क्या उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक आंदोलनों ने उसमें किस प्रकार भूमिका निभाई है, वो सब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, फिर हमारा है भारतेंदु युग। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में हमारा सबसे पहले आता है कि आधुनिक काल हम कब से माने, यानी शुरुआत ही सबसे पहले हम मानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत कैसे होती है, किन विचारों से होती है, किन परिस्थितियों में होती है और कब से हम माने। ठीक है, तो भारतेंदु युग है वो इस काल का प्रमुख एक आंदोलन है। फिर हमारा द्विवेदी युग है, फिर हमारा छायावाद है, फिर छायावाद की प्रवृत्तियां एवं अवदान, फिर उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार व उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो इन 2 यूनिट में हमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक संपूर्ण हमें जो भी काव्य के प्रति जो प्रवृत्तियां रही हैं तो उनको हमें पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में देखिएगा इसमें दिया है हमारा आदिकालीन कवि। ठीक है, यानी आदिकाल में कौन कौन से कवि मुख्य रूप से उन्होंने लिए हुए हैं वो हमारे सिलेबस में, तो देखिए सबसे पहले हमारे सिलेबस में है विद्यापति। ठीक है दोस्तों, तो आदिकाल के ये हमारे कवि हैं, मिथिलांचल के ये कवि माने जाते हैं और इनका समय आदिकाल का रहा है। ठीक है, तो आदिकाल में विद्यापति को लिया हुआ है। विद्यापति की एक कृति है या रचना है विद्यापति पदावली। ठीक है, जिसका संपादन आचार्य रामलोचन शरण जी ने किया है। इसमें हमें कुछ पद दिए हुए हैं, जैसे एक राधा की वंदना और श्री कृष्ण प्रेम, ये हमें 2 पद इसमें से देखने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा आदिकाल में गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ की गोरखनाथ ने अपनी फुटकल रचनाएं की, यानी फुटकल उन्होंने अपने दोहे कहे या जो भी काव्य उन्होंने रचा, उसमें उनकी प्रमुख पुस्तक है गोरखवाणी। ठीक है, जिसका संपादन पीताम्बर बर्थवाल जी ने किया है। इसमें उन्होंने जो दोहे या जो लिखे हुए हैं छंद, उसमें सवदी संख्या 2, 4, 7 तथा पद संख्या 10 लिया हुआ है, यानी जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं वो ये पद हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो के अमीर खुसरो के बारे में उन्होंने जो किताब लगाई हुई है वो है अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जो लिखी हुई है डॉक्टर परमानंद पांचाल जी ने, जिसमें उन्होंने अमीर खुसरो के जो काव्य का संकलन किया हुआ है उसमें एक कव्वाली दी है, गीत है, दोहे हैं, जो जैसे गोरी सोवे, खुसरो रैन, देख में, चकवा चकवी, सेज सोनी। ठीक है, तो ये हमारे आदिकाल में पढ़ना है। ठीक है, तो आदिकाल की पृष्ठभूमि हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे और आदिकाल के कवि हैं उनको हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें यूनिट 4 है हमारी, वह है भक्तिकालीन सगुण कवि। ठीक है, अब हम भक्तिकाल यूनिट 1 में हम पढ़ लेंगे, भक्तिकाल की जो विशेषताएं हैं वो हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे, लेकिन जो भक्तिकाल से कवि हैं उन्होंने कौन कौन से कवि को लिया हुआ है उनको हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भक्ति काल में सबसे पहले हैं हमारे सूरदास जी। ठीक, तो सूरदास जी की एक कृति है भ्रमर गीत सार, ये उनकी बहुत अच्छी कृति मानी जाती है और भ्रमर गीत सार का जो संपादन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। संपादन का मतलब है दोस्तों कि सूरदास ने ऐसे तो बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ था, बहुत सारे दोहे लिखे हुए थे, कई रचनाएं की हुई थी,
लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार में जो सूरदास जी के दोहे हैं, उनके जो विशेष दोहे हैं उनका संकलन किया हुआ है। ठीक है, तो भ्रमर गीत सार में पद संख्या हमें 7, 21, 23, 24, 26 दिया हुआ है हमारे पाठ्यक्रम में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा हुआ है, आप सभी को पता होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, क्योंकि रामचरितमानस हमारे भारतवर्ष में एक हिंदू धर्म के लिए पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो वही है रामचरितमानस, तो जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 28 से 35 तक, यानी राम जैसा आपको इतना तो पता ही होगा कि रामचरितमानस में 7 कांड दिए हुए हैं, उनमें से जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के दोहा संख्या 28 से 35 तक जो भी दोहा चौपाई हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की, वह है भक्तकालीन निर्गुण कवि। यानी जो हमने यूनिट 4 में देखा वो हमारे भक्तकाल में जो सगुण कवि थे वो हमने देखे, अब हम यूनिट 5 में भक्तकालीन निर्गुण कवियों को देखेंगे। ठीक, तो निर्गुण कवियों की बात करें तो इसमें है हमारे सबसे पहले कबीर। कबीरदास जी के दोहे आपने अक्सर लोक कहावतों में या अपने आसपास सुने होंगे बड़े लोगों से, तो वही कबीर हैं। तो कबीरदास जी की जो पुस्तक है उसका संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जिस पुस्तक का किया हुआ है, तो उसी में से हमको गुरुदेव के अंग शीर्षक में जो पद लगे हुए हैं, पद संख्या 1, 6, 11, 17 और 20, ये हमें देखने हैं। इसके बाद विरह को अंग, इस शीर्षक से जो पद दिए हुए हैं 4, 10, 12, 20 और 33। ठीक है दोस्तों, ये पद हमें देखने हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो भक्तकालीन निर्गुण काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, जो हमारे सूफी कवि भी कहते हैं। निर्गुण कवि में एक तो जो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं वो आते हैं, और एक आते हैं जिसे हम संत काव्य भी कहते हैं, और एक आता है सूफी काव्य, जिसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने, जो मुस्लिम कवि थे या मुस्लिम संत थे, उन्होंने जो रचना की वो। ठीक है, तो उसमें हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक है पद्मावत, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया हुआ है। तो इसमें हमारा मान सरोवर खंड है, इसमें पद संख्या 1 से 4 तक हमें अपने सिलेबस में देखनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप सिलेबस समझ लीजिए। सिलेबस समझने के बाद मैं आपको एक एक कवि की जो भी हमारे संपादन में लगा हुआ है उन पदों की मैं व्याख्या, और उस कवि से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता न करें। ठीक है, बस आपसे एक गुजारिश होगी कि आगरा यूनिवर्सिटी से आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी में जो आगरा में कॉलेज हैं उनमें हो, या आप अदर जो आगरा यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज लगे हुए हैं एडेड कॉलेज उनमें हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों इससे पढ़ सकें। ठीक है, अब हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में अब हम आते हैं रीतकालीन कवि पे। ठीक है, तो जैसे हमने आदिकाल के कवि देखे, भक्तिकाल के देखे, उसी प्रकार से अब हम रीतकाल के कवियों पर बात करेंगे। ठीक है, रीतकाल के कवियों में सबसे पहले आते हैं केशव दास। केशव दास नाम के एक कवि होते हैं, तो वही आते हैं। ठीक है, तो केशव दास जी की एक रचना है कवि प्रिया। ठीक है, कवि प्रिया केशव दास जी की रचना है। उस रचना में से कवि प्रिया, प्रिय प्रिया प्रकाश, ठीक है, संपादन जिसका लाला भगवान दीन ने किया है। इसके तृतीय प्रभाव में से पद संख्या 1, 2, 4 हमें देखने हैं, यानी कवि प्रिया में से हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 3 पद लगे हुए हैं, 1, 2, 4। ठीक, ये पद आपको मैं इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं बिहारी लाल। ठीक है, जैसे जिन्हें हम बिहारी के नाम से भी जानते हैं। तो बिहारी की एकमात्र रचना है जिसे हम बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं, और जिसका संपादन बिहारी रत्नाकर नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया हुआ है। ठीक है, इसके हमें प्रारंभ के 8 दोहे देखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कवि हैं हमारे, वो हैं घनानंद। ठीक है, तो घनानंद के जो उन्होंने कई रचनाएं लिखी हुई हैं, लेकिन जो घनानंद ग्रंथावली है तो उनकी एक कृति है सुजान हित। ठीक है, सुजान हित घनानंद जी की पुस्तक है, लेकिन जो घनानंद के संपूर्ण काव्य का यानी घनानंद ग्रंथावली का जो संपादन किया हुआ है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है। तो उसी में सुजान हित में पद संख्या 1 और 4 हमें 2 पद देखने हैं। ठीक है, अब तक हमारे
आदिकाल और मध्यकाल में जो भक्तकाल और रीतकाल आते हैं, इनका हमने देखा कि इसमें से हमारे सिलेबस में क्या-क्या लगा हुआ है, कौन-कौन से कवि हैं, उनकी कौन-कौन सी रचनाएँ हैं और कौन-कौन से पद हमारे सिलेबस में हैं, वो हमने देखे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 हमारे आधुनिक कालीन कवि के ऊपर है। तो आधुनिक में हमारे कौन-कौन से आते हैं, तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 कविताएँ लगी हुई हैं, मातृभाषा प्रेम पर दोहे और रोकहूँ जो तो अमंगल होए। ये इनके 2 पद लगे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हमारे छायावाद के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और है भी। तो कामायनी में कुल 12 सर्ग हैं, नहीं सॉरी 15 सर्ग हैं कामायनी में। उसमें से जो हमारा श्रद्धा सर्ग है, उसके प्रथम 5 पद, यानी जो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जिसमें 15 सर्ग हैं, उस 15 सर्ग में से एक श्रद्धा नाम से जो सर्ग है, उसके हमें 5 पद देखने हैं। फिर उनकी एक और कविता है आंसू। आंसू कविता के हमें प्रथम 5 पद देखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हमारे सिलेबस में 3 कविताएं लगी हुई हैं। उनमें से एक कविता है बरदे बीड़ा वादनी बरदे वह तोड़ती पत्थर, और एक है तुलसीदास। जो तुलसीदास कविता है वह निराला की लंबी कविता के नाम से भी जानी जाती है और है भी लंबी कविता। तो उसमें से कविता के जो हमारे 5 पद हैं, प्रारंभ के जो कविता के 5 पद हैं, वो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत, यानी छायावाद में प्रमुख रूप से 4 कवि माने जाते हैं, जो छायावाद के स्तंभ भी कहे जाते हैं, जिसमें निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा आती हैं। तो चारों कवि हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत की 2 रचनाएं या 2 कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। उनमें से पहली है मौन निमंत्रण और दूसरी है यह धरती कितना देती है, ठीक। अब इसके बाद आती है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की भी हमारे सिलेबस में 2 कविताएं लगी हुई हैं, जिनमें से पहली कविता है मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, और एक है फिर विकल हैं प्राण मेरे, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की 2 शीर्षक कविताएं जो लगी हुई हैं, इन्हें देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 8 पर, ठीक है। कुल मिला के हमारे सिलेबस में 8 यूनिट हैं। उनमें से अब हम 8वीं यूनिट की बात करें, तो 8वीं यूनिट में हमें छायावादोत्तर कवि, इसमें 2 खंड दिए हुए हैं। खंड अ है जिसमें छायावादोत्तर कवियों की बात करेंगे, यानी जो छायावाद है उसके बाद जो आंदोलन चले उनके कवियों में। तो सबसे पहले आते हैं प्रयोगवाद के कवि अज्ञे, ठीक है। इसमें अज्ञे की जो कविता है वो 2 कविताएं लगी हुई हैं। एक है यह दीप अकेला और एक है कलगी बाजरे की, ठीक है। तो ये 2 कविताएं अज्ञे की लगी हुई हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। तो मुक्तिबोध की जो एक कविता है हमारे सिलेबस में लगी हुई है, जो उस कविता का शीर्षक है विचार आते हैं, ठीक है। फिर हमारे हैं नेक्स्ट कवि, वो है नागार्जुन। नागार्जुन की हमारे सिलेबस में 2 कविताएं लगी हुई हैं, अकाल और उसके बाद बादल को गिरते देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो कवि हैं वो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की हमारे सिलेबस में एक कविता लगी हुई है, वो है बुआई का गीत। और ये कविता धर्मवीर भारती की, जब अगर आपको सप्तक के बारे में पता हो, तो अज्ञे जी ने हिंदी काव्य में, यानी अपने समय में सप्तक नाम से कई रचना का संकलन निकाला था। कई रचनाकारों की जो श्रेष्ठ कविता हैं उनका, तो ये दूसरा संपादन निकला। तो दूसरा सप्तक के संपादन अज्ञे में ये कविता संकलित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो अंतिम कवि हैं वो है धूमिल, ठीक है। ये नई कविता के कवि माने जाते हैं। उनकी 2 कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, एक है रोटी और संसद और एक है मोची राम, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा सिलेबस, ठीक है। इसके बाद जो हमारी यूनिट 8 है, उसमें अ में हमने छायावादोत्तर काव्य देखा। अब इसके बाद है जो ब खंड, यानी दूसरा खंड, इसमें हमें हिंदी साहित्य में शोध देखना है, ठीक है। यानी हिंदी साहित्य में हम शोध कैसे करते हैं या शोध में क्या-क्या होता है, तो उसको भी हमें देखना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है शोध का अर्थ और परिभाषा, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ, शोध के अंग और महत्व, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा सिलेबस समझ लिया है। तो एक जब नया बच्चा होता है, जो बीए में बच्चा होता है, उसके हिसाब से ये सिलेबस थोड़ा समझने के हिसाब से थोड़ा बड़ा है।
लेकिन आप इसकी चिंता न करें, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में पूरे साहित्य में रुचि लेकर आपका अध्ययन करवाऊँगा और मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो समझ में भी आएगा, ठीक है? बस आपको इतना करना है दोस्तों, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, ठीक है दोस्तों? तो हमने पूरे सिलेबस पर चर्चा कर ली है। अब इससे आगे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सिलेबस के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है? अब मैं सबसे पहले आपको यूनिट 3 से शुरू करूँगा, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में संकलन दिया हुआ है, तो वो आप सबसे पहले जो पद दिए हुए हैं, उनकी मैं आपको व्याख्या कराऊँगा और ऐसे ही हम आगे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो धन्यवाद दोस्तों। आपको सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और फिर वही बात बोलूँगा कि अगेन आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं भी आपके प्रति समर्पित हूँ। आपको मैं पूरा सिलेबस कराऊँगा और बिल्कुल सरल भाषा में कराऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राधे अकेडमी पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहीं से आप जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।